नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे एक भूकंप प्रभावित इलाके की। जी हां, मैं उत्तर प्रदेश की बात करने वाला हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खास बीजेपी के खेमे में एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। कल एक भूकंप आया। स्वामी प्रसाद मौर्य, बड़े नेता, बड़े मंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके साथ 3 और विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया बीजेपी से। अभी समाजवादी पार्टी का दामन औपचारिक तौर पर तो संभाला नहीं है, लेकिन यह तय है कि वो समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अपनी फोटो भी ट्वीट कर दी थी कल ही। और अभी एक भूकंप के झटके महसूस ही किए जा रहे थे कि आज एक और भूकंप आया। एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया। और सिर्फ दारा सिंह चौहान ने ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं और बीजेपी के विधायक, हालांकि 2 साल से बीजेपी से दूर थे, अलग हो चुके थे, पर टेक्निकली बीजेपी का हिस्सा थे। अवतार बढ़ाना ने भी आरएलडी ज्वाइन कर ली, यानी कि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो महागठबंधन की शक्ल अख्तियार करता दिख रहा है। लेकिन इसमें बड़ी कहानी कहां है? बड़ी कहानी ये कि चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों या दारा सिंह चौहान या अवतार बढ़ाना, ये सभी पिछड़े वर्ग, पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं। अपने अपने इलाकों में इनकी अच्छी खासी पैठ है और यही रेनबो कोएलिशन बनाकर, ये सोशल इंजीनियरिंग करके अलग अलग नेताओं को अपने साथ लेकर एक प्रचंड बहुमत हासिल करने में बीजेपी कामयाब रही थी। आज दारा सिंह चौहान ने क्या कहा अपने इस्तीफे में, जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उन्होंने भेजा, कि बीजेपी ने, योगी आदित्यनाथ सरकार ने गरीबों, दलितों की उपेक्षा की, किसानों की आवाज दबाई गई। यह बिल्कुल कट एंड पेस्ट जॉब लग रहा है। यही आरोप कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी लगाए थे योगी आदित्यनाथ सरकार पर। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें बीजेपी ने कल बहुतेरी की। गृह मंत्री अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को, स्वामी प्रसाद मौर्य को संभालने की, उन्हें समझाने की, उन्हें वापस लाने की जिम्मेदारी दी। सुनील बंसल और स्वतंत्र देव को भी एक्टिवेट कर दिया गया, लेकिन कुछ नहीं निकला, बल्कि आज यह सिलसिला और रफ्तार पकड़ते हुए दिखाई दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य आज ताल ठोक रहे हैं कि मकर संक्रांति के दिन, 2 दिन बाद, वो एक और बड़ा धमाका करने वाले हैं। यानी कि वो इशारा कर रहे हैं, एक लंबी कतार है बीजेपी में ऐसे नेताओं की जो बीजेपी को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो दरअसल पलटकर देखें, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी की भी एक समस्या अखिलेश यादव के सामने मुंह बाए खड़ी है क्या? पर पहले बीजेपी कह रही है कि नहीं, अवसरवादी हैं, मौका परस्त हैं, परिवार को बढ़ावा देना चाह रहे थे। अब वो संकेत मिलने लगे हैं। ये आवाजें और अभी बुलंद होंगी, अभी आरोप और मढ़े जाएंगे। लेकिन 2017 में जो प्रचंड बहुमत मिला था, उसमें पिछड़ों का पुट, पिछड़ों का समर्थन जबरदस्त मिला था बीजेपी को, और बंद मुट्ठी थी 2017 में। योगी आदित्यनाथ तो कहीं पिक्चर में ही नहीं थे उस वक्त। चुनाव लड़ा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। वो देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, वाराणसी से सांसद भी, और इस बात को वो लगातार प्रचारित और प्रसारित कर रहे थे कि वो पिछड़े समाज से आते हैं। चाय बेचने वाले के रूप में उन्होंने अपनी शुरुआती जिंदगी शुरू की थी। और केशव प्रसाद मौर्य, जो अब मुख्यमंत्री हैं, तब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं। तो मैं पिछड़ी जाति के आंकड़ों, जो आंकड़े हम तमाम न्यूज चैनल्स देते हैं, मैं आंकड़ों की थोड़ी सैंक्टिटी रखना चाहता हूं। 1931 के बाद जातीय जनगणना इस देश में नहीं हुई है।
तो हमें दरअसल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी और मुसलमानों की, माइनॉरिटीज की आबादी के बारे में ही अंदाजा है, पुख्ता जानकारी है। बाकी सब कयासबाजी है, लेकिन कयासबाजी होती है और जो हुई उसका एक आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूं। 2017 में ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है उसमें 58% लोगों ने बीजेपी को वोट किया था। 58%, बहुत बड़ा फिगर होता है ये। और 2 लड़के साथ चले थे, राहुल और अखिलेश। 2017 में उनके खाते में ओबीसी वोट बैंक का सिर्फ 18% आया था। बीएसपी के खाते में 11, अन्य के खाते में 13% वोट गए थे। तो क्या जबरदस्त सेंधमारी कर दी है इस वोट बैंक में, सोशल इंजीनियरिंग की जो बात है। लेकिन अगर मंडल हावी हो रहा है, मंडल की राजनीति वापस आ रही है, तो हम कमंडल को नहीं भूल सकते हैं। राम मंदिर का निर्माण जोरों पर चल रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर दिया गया है। मथुरा से भी कयास लगाए जा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब दिल्ली में जो बैठक हो रही है, दूसरा दिन हो गया, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, वहां से सूत्रों के हवाले से जो छन छन के खबर आ रही है वो ये कि अयोध्या सीट से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ। तो हिंदुत्व के एजेंडे को भी वो बैक स्टेज पर ले जाने को तैयार नहीं है। तो क्या ये लड़ाई मंडल बनाम कमंडल भी होती दिखेगी? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, पिछड़ों के खेल में पिछड़ गई बीजेपी और यूपी की लड़ाई मंडल कमंडल पर आई। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक, डॉक्टर लगा दीजिए, बुरा मान जाती हैं सुपर में। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, डॉक्टर एमएच खान, आपके नाम के आगे आज डॉक्टर लगाया हुआ है खान साहब, तो आप बुरा मत मानिएगा, राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला हैं, मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, और लखनऊ में ही ये आजकल भूकंप का केंद्र आया हुआ है, वहां झटके महसूस किए जा रहे हैं। और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो अनिला, एक के बाद एक भूकंप के झटके बीजेपी के खेमे में, यह ऐसा पिछले 10 साल में हमने नहीं देखा। मेरी सबको राम राम। और संदीप जी, जो भारत में हो रहा है और जो मेरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो पहले तो कभी देखा ही नहीं गया है ना। पहली बार हिंदू जागृत हो रहा है। और जब मैं हिंदू बोलती हूँ तो उसको सीधे सीधे सनातन से मत जोड़िएगा। मैं हिंदू की बात कर रही हूँ, मैं 80% की बात कर रही हूँ। वो जागृत हो रहा है, और चाहे वो मंडल है, वो भी कमंडल का उतना ही सम्मान करता है। तो ये लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के साथ है अभी स्वामी प्रसाद मौर्य? नहीं, मैंने उनके नाम लेकर नहीं बोल रही हूँ। दारा सिंह हैं अभी आपके साथ। अरे बोलने दीजिए। मैं कह रही हूँ जो मंडल की राजनीति के विषय में आपने कहा कि मंडल की राजनीति के तहत जिन जातियों के विषय में आप कह रहे हैं, मैं कह रही वो है हमारे साथ। अब चाहे जो नेता हमारी पार्टी को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दलों के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं क्या कहूँ। मैं यही कह सकती हूँ, मौका परस्त में अक्सर किरदार बदलते हैं, कपड़ों की तरह लोग यहाँ अपने दोस्त बदलते हैं। वैसे तो अच्छा, 2016 में 8 अगस्त को बीएसपी को छोड़ के नेता प्रतिपक्ष थे, 4 बार के सांसद थे, वो आए तो वो गोमती में नहला दिया था। गंगा तो है नहीं लखनऊ में, गोमती में नहला दिया था। तब वो मौका परस्त नहीं थे। दारा सिंह चौहान वो समाजवादी पार्टी को छोड़ के आते हैं तो वो मौका परस्त नहीं थे। और न जाने कितने घाटों का पानी पीकर आने वाले अवतार सिंह बढ़ाना बीजेपी में आए, तब वो मौका परस्त नहीं थे। हमने तो नहीं कहा कि वो मौका परस्त थे कि नहीं थे। अब कह रही है ना, अभी शेर पढ़ा आपने मौका परस्ती का। अरे सुन तो लो भाई, सुन लो भाई, मुझे मालूम है। आप
बोलने तो दो। हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि जिस राजनीतिक दल को छोड़कर हमारे साथ आए थे तो वो ये शेर पढ़ लेते। अच्छा। पर मैं एक चीज बताती हूँ संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी को आप भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो मिशन है, जो विजन है, उसके साथ रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं रह सकते हो, आपको परिवारवाद में विश्वास रखना है, आपको व्यक्तिवाद में विश्वास रखना है, आपको भ्रष्टाचार करना है, तो यहाँ पर नहीं चल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलना पाएगा। यहाँ राष्ट्रवादिता में विश्वास करना पड़ेगा, आस्था को सम्मान देना पड़ेगा, अपने धर्म का निर्वाह करना पड़ेगा, व्यक्तिवाद की पूजा नहीं करनी पड़ेगी, परिवारवाद को छोड़ना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर तो रह सकते हैं। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान राष्ट्र विरोधी हैं, वो एंटी हिंदू हैं, हिंदू विरोधी हैं। 5 साल तक आपके मंत्री रहे। वो तो आप तय करिए, मैं क्यों बोलूं इस चीज नहीं, आप ही तो कह रही हैं। क्राइटेरियाज बता दिए कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का राजनीतिक तो मतलब कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान हिंदू नहीं है। आपने कहा वो हिंदू तो हमारे साथ रहेगा, वो तो नहीं है आपके साथ। मैंने बोला कि वो हिंदू है कि नहीं है, मैंने कुछ बोला? मैंने तो अपनी पार्टी के विषय में बोला है, मैं उनके विषय में क्यों बोलूं? कोई चिंता का सबब नहीं। ये मतलब एक के बाद एक, और अभी मकर संक्रांति की तारीख तय कर दी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि अभी एक और धमाका होने वाला है, एक और भूकंप का झटका होगा। बटन दबेगा कमल पे। ये पार्टी जो है व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष की नहीं है। ये अपने मिशन, विजन, आइडियोलॉजी पर खड़ी रहती है और उसी की वजह से कमल पर बटन दबता है या ठप्पा लगता है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी, अरे समझाओ, सुलझाओ मसले को, वापस लेकर आओ स्वामी प्रसाद मौर्य को। वो डैमेज कंट्रोल वगैरह वो खामखां की बात थी। दो बातें होती है हमारी पार्टी में संदीप जी। ना तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमसे जो जुड़ा है वो ना जाए, कोशिश करते हैं। ना हम आसानी से लेते हैं अपने दल में, ना हम आसानी से मतलब कि ठीक है जाना है तो जाओ, ऐसे नहीं। पूरा प्रयास करते हैं कि भाई समझ जाओ, सुधर जाओ। अगर कोई ना समझे, ना कोई सुधरे तो फिर उसके रंग ढंग के विषय में मैं क्या बोलूं। और गरीबों, पिछड़ों, दलितों, किसानों, व्यापारियों की उपेक्षा कर रही है सरकार, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं। हाँ, 5 साल ये दोनों ने आरोप लगाए, कट एंड पेस्ट, मैंने शब्द भी इस्तेमाल किए। ऐसा लगा बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को कट एंड पेस्ट कर दिया दारा सिंह चौहान ने भी। वही तो भाई, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य जी या फिर भड़ाना साहब, इन सबका राजनीतिक इतिहास सब लोग जानते हैं। इनके अच्छा, आप नहीं जानते थे जब लिया था? भाई मेरे पार्टी में अगर कोई आ रहा है और मेरी पार्टी को किसी न किसी प्रकार तो पार्टी को मजबूती दी थी ना, अब क्या विपक्षी देने को मजबूती देंगे? ये यही तो सवाल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप मेरी पार्टी को मजबूती दे रहे हैं, बिल्कुल आप आइए, आपका स्वागत है। परंतु आप भारतीय जनता पार्टी में अगर आ गए हो तो आपको उसकी आइडियोलॉजी के साथ, और जो हमारे जैसे मैंने सारे गिना दिए अभी कि भारतीय जनता पार्टी जो है किस प्रकार का राजनीतिक दल है, उसके साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी या फिर दारा सिंह जी या फिर भड़ाना साहब, इतने जो पहले के राजनीतिक दलों में रहे हैं, तो अगर वो सोचे वही भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मजबूती तो दी थी, तो उनके जाने से आपकी ताल में, आपकी दावेदारी में कमजोरी आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा, नहीं आएगी। मजबूती तो इन्होंने दी, इनके जाने से कमजोरी नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी। इनको मजबूती मिली है मेरी पार्टी में आने से। अच्छा, पार्टी को मजबूती नहीं मिली? इनको मिली है। अच्छा, पार्टी को नहीं मिली 58%। हालांकि मैं आंकड़ों की सैंक्टिटी मेंटेन रखता हूं, पर जो कह रहे हैं ओबीसी वोट का बंटवारा 58% आपके पक्ष में गया, ओबीसी वोट। बिल्कुल। तो उसमें सेंधमारी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। मैंने कहा ना, हिंदू जागृत हो चुका है, हिंदू जागृत हो चुका है। और ऐसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में रहे हैं कि जो कि आस्था को भी सम्मान दिया और विकास भी किया। यहां पर जो बोल रहे हैं ना, दलित, शोषित, पिछड़े, छोटे जो उद्योग में लोग जुड़े हुए हैं, उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं शौचालयों की बात करती हूँ तो क्या वहां पे जो दलित, पिछड़े, शोषित, उनको नहीं मिला?
अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करती हूँ, लाखों लाख मकान बनाकर दिए, वो किसको दिए? आपको या मुझको तो नहीं दिए हुए हैं। बिजली के कनेक्शन या एलईडी बल्ब जो दिए हुए हैं, आपको और मुझको तो नहीं दिए हुए हैं। एमएसएमई में नंबर 1 है इस वक्त हमारा प्रदेश, वो कहां से हो गया? तो जो अर्थव्यवस्था जो है, दलितों, जो पिछड़ों, 2017 से लेकर शोषितों अब तक की आप डबल हो बात कर गई रहे है। हैं, ये आंकड़े मैं बिल्कुल कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा हूं। अनिला सिंह 23 मंत्री हैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में, उसमें से 5 ओबीसी कैटेगरी के हैं, उनमें से 2 कहते हैं कि नहीं ये दिखावा है, असल में पिछड़े वर्ग की सुनवाई नहीं होती, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी कहां सुनवाई हो रही है? चुनाव डिक्लेयर होते ही एनलाइटमेंट हो गया ना। चुनाव डिक्लेयर होते ही एनलाइटमेंट हो गया। कौन से वृक्ष के नीचे ये बैठे थे, उस वृक्ष का नाम भी तो बता दें कि अचानक एनलाइटमेंट हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य से हम सवाल हर आदमी से पूछते हैं, पीछा नहीं छोड़ते। मैं वही तो कह रही हूं, उन्होंने कहा कि मैं तो कई सालों से लगातार पिछले 2 सालों से केंद्रीय नेतृत्व को बता रहा था कि मैं नाराज हूं, ये दिक्कतें चल रही हैं, पर किसी ने कॉर्स करेक्शन किया ही नहीं। देखिए, ये वही व्यक्ति हैं जो 25 साल से ज्यादा जिस राजनीतिक दल में शायद अब ये जाएंगे, उसको गालियां सुनाते रहे। ठीक है, 2019 के चुनाव में धर्मेंद्र यादव जी जो कजिन ब्रदर हैं अखिलेश यादव जी के, उनके सामने इनकी बिटिया आरानी चुनाव लड़ रही थी, तब भी वहां पे खूब खरी खरी सुनाकर आए। यानी अखिलेश यादव जी के राजनीतिक दल ने इनको खूब, इनके जितना भी ऑल द स्केलेटन्स इन हिज कबर्ड वहां पे उजागर किए, इन्होंने उनके किए। और अब अचानक इतना प्यार उमड़ रहा है कि अखिलेश यादव जी से तो बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता, जो पिछड़ों का, दलित का, तो सबका ज्योतिरादित्य सिंधिया की पुरानी स्पीचेस निकाल लेंगे, अगर जितिन प्रसाद की, सुरेंद्र नागर की या नीरज शेखर की, मैं तो ये 2-4 नाम ही गिनवा रहा हूं, वो बीजेपी के बारे की आपकी शान में कैसे कसीदे पढ़ते थे और आज सम्मानित नेता, सदस्य, सांसद हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। तो जाके कसीदे पढ़े, फिर उनकी पढ़े ना, हम कब रोक रहे हैं? हम तो देखो वहीं पर हैं, तटस्थ हैं, जहां पर है भारतीय जनता पार्टी, चाहे वहीं सत्ता पर में तो रहे, आपको चाहे दिक्कत ना रहे। नहीं है। घनश्याम तिवारी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, सबके लिए दरवाजे खोल दिए, अपनी ताकत पर भरोसा नहीं। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। देखिए, ये तो अहंकार और अन्याय अत्याचार में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लंका दहन अभियान है। आ गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आ गए दारा सिंह चौहान हैं, अभी आने वाले अनेक हनुमान हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिसके प्रवक्ता स्वामी प्रसाद मौर्य के जाते ही उन्हें अंधकार कहने लगे। कल मैंने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो झांकी हैं, केशव प्रसाद जी और स्वतंत्र देव सिंह बाकी हैं, क्योंकि इन लोगों ने लगातार पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, महिलाओं का, बुनियादी मुद्दों का अपमान किया है। इसलिए जनता एकजुट है। हमारी ताकत केवल ये नहीं है कि हम अपनी बात रखते हैं, हमारी ताकत ये है कि हम वो बात रखते हैं जो जनता के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो छुट्टा जानवर की बात हो, चाहे वो किसानों पे हुए अन्याय की बात हो। अंत में इनके पास सिर्फ एक टेनी रह जाएंगे और एक आदित्यनाथ रह जाएंगे। खुली चुनौती आदित्यनाथ जी को केशव प्रसाद मौर्य जी दे रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से माफिया और दंगाई पार्टी छोड़कर चले जाएं। उनका इशारा साफ साफ आदित्यनाथ जी की तरफ है। तो भारतीय जनता पार्टी में भयंकर भगदड़ मची हुई है, जिसका उनके पास जवाब नहीं। एक आखिरी तो स्वामी प्रसाद मौर्य आपके हनुमान हैं। आपने रोजगार की भी बात की। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास कौन सा मंत्रालय था? 4 थे, सबसे अहम कौन सा था? बिल्कुल, मैं उसे कौन सा जवाब में आपको एक आंकड़ा पहले कौन सा था? श्रम मंत्रालय था, मैं जवाब देना चाहता हूँ। श्रम मंत्रालय था। दो बातें कहना चाहता हूँ। 2016 से 2020 के बीच में 5 साल में कुल मिलाकर के 182 एमएलएज ने अन्य पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, जिसके टेप आई, किसी ने को 5 करोड़ 10 करोड़ के ऑफर दिए गए। और इसी दौरान इन 5 साल में 18 भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के अन्य पार्टी को ज्वाइन किया। इसकी तुलना में केवल पिछले 1 महीने में 18 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है, जिसमें 12 विधायक हैं, 2 कैबिनेट मंत्री हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो 5 साल में नहीं हुआ वो 1 महीने में हो रहा है। इस तरह की भगदड़ मची हुई है। जहां तक जो कह रहे हैं श्रम मंत्रालय हो, हाँ, आपने बेरोजगारी की बात की ना, लगातार की बेरोजगारी समस्या है, रोजगार नहीं दिला पाए। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 70 लाख रोजगार देने की बात की थी। योगी आदित्यनाथ ने खुद ही बताया 4.5 महीने पहले 6,65,000 रोजगार दिए हैं। तो वो श्रम मंत्रालय किसके पास था?
इतने देर से श्रम स्वामी प्रसाद मंत्रालय मौर्य की के पास उपलब्धियां, बिल्कुल उनका रेड इतने- कार्पेट इतने- वेलकम करते हैं आप, इतने दिनों और से श्रम बेरोजगारी की भी मंत्रालय- बात करेंगे। मैं बता रहा हूं, अच्छा सवाल है। इतने हाँ। दिनों से श्रम मंत्रालय की उपलब्धियां जो थी ही नहीं, उसका ढिंढोरा पीट रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में हम शुरू से कहते रहे कि तानाशाही रुख है। आदित्यनाथ जी के ऊपर किसी मंत्री की, छोड़िए केशव प्रसाद मौर्य जी को बराबर का स्थान नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, इसलिए अक्सर उनको स्टूल मंत्री कह करके सोशल मीडिया पे लोग अनेक बातें कहते हैं। तो जहां पर अगर एक ठाकुरवाद है, सामंती सोच है, वहां पर आपका मंत्रालय आपके पास जो भी हो, लेकिन आपकी सुनी नहीं जाएगी। और इसीलिए तो आज मतलब आप अगड़ा बनाम पिछड़ा लड़ाई बनाने पर आमादा हैं, और इसीलिए आज अखिलेश यादव ने कृष्णा पटेल को बाकायदा हेड ऑफ द टेबल पर भी बिठा दिया। वो बाकी उनकी बात सुने या ना सुने, पर तस्वीरों में कि देखिए हम कितना आदर करते हैं कृष्णा पटेल को, जहां मेरे बैठने की जगह है, मैंने वहां बिठा दिया। ये तो शिष्टाचार है और ये सम्मान है, और ये हम लोगों का की पुरजोर कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में जो भी कमजोर है उसकी आवाज बनके अखिलेश यादव जी की सरकार बने। 10 मार्च को आ रहा है जनादेश, आ रहे हैं अखिलेश, ये हमारा पूरा अभियान है और उसका आधार ही यही है। इसको आप जिस तरीके से भी डिफाइन करें, लेकिन ये सच है कि आम नागरिक गरीब हुआ है, खासकर जो पिछड़ा वर्ग है, मतलब दलित वर्ग है, मुस्लिम उस पे यादव अत्याचार बढ़ा है। कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ने की पुरजोर कोशिश है, ये रणनीति है आपकी, और इसमें इनका संतोष आपके काम आ रहा है। मतलब सामाजिक न्याय की धुरी को मजबूत करने की पूरी कोशिश है, क्योंकि बेबुनियादी मुद्दे 80-20 और इस तरह के बेबुनियादी बयान देकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति और ये आए जो मांगे वो आप देने को तैयार हो कि बेटी को सांसद बना दिया, बीजेपी ने टिकट दिया, अब बेटे को चाहिए, दारा सिंह के बेटे को चाहिए, केशव देव मौर्य के बेटे को चाहिए, सबको जिसको चाहिए, सबके परिवार की जो जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी की जाएंगी, नाम दिया जाएगा सामाजिक न्याय। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी कभी कोताही बरतती नहीं है, चाहे पंकज सिंह जी हो गए या फिर स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के पुत्र राजवीर सिंह और उनके पुत्र और उनकी पत्नी के टिकट की बात चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कम से कम 50 ऐसे कुनबे हैं जो पार्टी में प्रमुख स्तरों पर 3 पीढ़ियां हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी तो कोताही बरतती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता इसलिए छोड़ रहा है। जो पार्टी, जैसे मैंने कहा कि 182 एमएलए उसको दूसरी पार्टियों से ला सकती है और उसमें बड़े बड़े प्रोमिसेस कर सकती है, जिसका टेप रिकॉर्डिंग है, उसके लिए तो छोटी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी नैतिक मर्यादा रखी है? तो ये मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई होने वाली है। ये सीधे हिंदू की बात कर रहे हैं कि हिंदू हमारे साथ है, जो हिंदू है वो हमारे साथ है, ये अनिला सिंह ने कहा। ये बुनियादी मुद्दों की लड़ाई है। वो छुट्टा पशु इनके साथ है, लेकिन वो बेरोजगार इनके साथ नहीं है। वो जो 3% भारतीय अमीर हुए हैं वो इनके साथ है, लेकिन जो 97% भारतीय गरीब हुए हैं वो इनके साथ नहीं है। वो जिसको खलता है ये बात कि 100 रुपए का पेट्रोल डीजल देना पड़ता है, वो इनके साथ नहीं है। वो जिसको खलती है ये बात कि 1000 रुपए सिलेंडर के देने पड़ते हैं, वो इनके साथ उन पर कहां जोर डाल रहे हैं आप? जोर तो डाल रहे हैं अपना कुनबा बढ़ाने में। इसके जवाब में मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस में एएनआई को कहा है, इसके जवाब में उस बड़ा स्पष्ट कहा है कि हमारा सारा फोकस एक है कि समाजवादी पार्टी सबकी ताकत बनेगी, सबका सम्मान होगा, लेकिन बुनियादी मुद्दों पर ही बात होगी, वही हमारी राजनीति का आधार बनेगा। वही राजनीति का तो इमरान मसूद भी पार्टी में आ जाएगा, बोटी बोटी जैसे बयान देने वाला, उसके लिए भी जगह निकाल लेंगे, क्योंकि लड़ाई बेरोजगारी की है। समाजवादी पार्टी में अगर आप अनेक कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया है, हमारे अन्य प्रवक्ताओं ने भाग लिया है, और ये तो आप मानेंगे कि हम लोग हमेशा अनुशासन के साथ, संयम के साथ अपनी बात रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मर्यादा अखिलेश यादव जी दिखाते हैं एक बड़े नेता के रूप में, वो मर्यादा पार्टी का हर नेता दिखाएगा। वो पार्टी का हर नेता दिखाएगा। डॉक्टर अहमद खान, लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा, उसे मैं और स्पेसिफिक कर रहा हूं। अगड़ा बनाम पिछड़ा को छोड़िए, ये मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई हो गई है। जी नहीं, देखिए चौधरी साहब, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, स्वर्गीय सोनेलाल पटेल हो, ये जिस बिरादरी से लोग आते हैं उसको बहुजन समाज पार्टी ने हिस्सेदारी सत्ता में देने का काम किया और आगे बढ़ाने का काम किया। स्वामी प्रसाद मौर्य तो 20 साल तक बहुजन समाज पार्टी में रहे, उनको जब आए तो वो प्रधान भी नहीं थे,
दारा सिंह चौहान के बारे में पता कर लीजिए, वो भी कहीं ग्राम के प्रधान नहीं थे। सोनेलाल पटेल जी के बारे में पता कर लीजिए। तो इन जातियों को, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको उठाने का काम बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने, मान्यवर काशीराम जी ने किया, और सबको जोड़ने का काम किया, और सबको सम्मान देने का काम किया। इन सारे जात बिरादरियों को जोड़ने का मान सम्मान किया, मुसलमानों को जोड़ा, अपर कास्ट के लोगों को जोड़ा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का इसलिए नारा दिया गया कि सबको साथ लेके चलना। और स्वामी प्रसाद मौर्य जब बहुजन समाज पार्टी से अलग हुए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप किस पार्टी में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, हम दोनों में नहीं जान रहे हैं, हम अपना फैसला बाद में सुनाएंगे। एक हफ्ते बाद क्या हुआ, विचारधारा बदल गई और चले गए भारतीय जनता पार्टी। तो यही दर्द है क्या आपको डॉक्टर अहमद खान कि इन लोगों ने, आपने बताया ना शुरुआती संबोधन मैंने बिल्कुल नहीं टोका कि दलितों पिछड़ों की आवाज बनी बहुजन समाज पार्टी, ये नेता प्रतिनिधि बने, ये बीएसपी में वापस नहीं आ रहे, ये समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। तो पिछड़ा वर्ग क्या लामबंद होता दिखेगा समाजवादी पार्टी के साथ? और यही आपकी पीड़ा है क्या? नहीं, मेरी पीड़ा ये नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इनको नेता मैंने, बहुजन समाज पार्टी ने, बहन कुमारी मायावती ने बनाया, इनके साथ जो नेता, जो पिछड़ा समाज है वो नहीं जा रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा। अच्छा। क्योंकि उनको न्याय हमने दिया है, सम्मान हमने दिया है, मान हमने दिया है, हर तरह से हमने उनको गुजारा किया है। और ये समाजवादी पार्टी तो किसी को भी ले सकती है। देखिए, अभी आपने इमरान मसूद की बात कही, सुनील सिंह एक है जिन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी के बड़े करीबी थे, युवा वाहिनी के प्रदेश के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समाज की जो औरतें या लड़कियां मर गई हैं और कब्रिस्तान में लेटी हुई हैं, उनको कब्र से निकाल के रेप किया जाए। मंच साझा किसने किया? अखिलेश यादव जी ने साझा किया। 16% आरक्षण की बात कही थी अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों को, क्या 1% भी आरक्षण दिया? नहीं दिया। तो ये जो सब चीजें हैं, और जब आप उनके साथ खड़े होते हैं तो मन से धक्का दिया जाता है मुसलमानों को कि तुम किनारे चलो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब ये जो काम बनाने चले हैं, अब आपने साथ ही साथ डॉक्टर अहमद खान मुसलमानों की भी बात कर दी, और खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां आपका दबदबा रहा है और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं, तो वहां दलित मुसलमान गठजोड़ पर आपने बहुत सारी सीटें जीती हैं पिछले चुनावों में। तो मुसलमान समाजवादी के साथ पिछड़े वर्ग को भी लामबंद कर रहा है। अब पीड़ा इन दो वजहों से है क्या? मैंने अभी तक तो एक ही वजह पूछी थी। नहीं, मैं आपसे बता रहा हूं कि हमारी पार्टी ने 300 से ज्यादा एमएलए के टिकट दे के क्षेत्र में भेज दिया है। हमारे वहां कोई अब डिस्प्यूट नहीं है। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों में टिकट बंटने दीजिए। अभी तो वाक युद्ध हो रहा है, फिर सर फुटअव्वल भी होगा, सर फुटअव्वल भी होगा, अभी और आएंगे भूकंप। डॉक्टर रागिनी नायक, पर यह लड़ाई क्या अब मंडल कमंडल की लड़ाई हो गई है? अभी मुझे खुलकर जवाब नहीं मिला है इसका। संदीप जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने आज एक कहावत जो हम सबने सुनी थी बचपन से, अंगूर खट्टे हैं, उसे चरितार्थ करके दिखाया। अब भाई देखिए, अपनी पार्टी में आ रहे हो तो दाग भी अच्छे होते हैं, और दूसरी पार्टी में जाते हुए अपना सिक्का खोटा निकल आता है। इस तरीके की विरोधाभासी बात आज आपके चैनल पर हुई है। पर मैं माजरत के साथ चचा गालिब का एक शेर आज की परिस्थितियों के अनुसार ढालकर सुनाना चाहती हूँ कि निकलना खुल्द से आदिम का सुना था, लेकिन बहुत बेआबरू करके भाजपा के कुछ नेता कूचे से निकले। तो आप देखिए कि बहुत इससे गजब की फजीहत किसी पार्टी की क्या हो सकती है कि ऐन चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री प्रदेश के इस्तीफा देकर चले जाएं और अपने साथ विधायक भी ले जाएं। और गौरतलब यह है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। आपके कूचे से कितने निकले हुए हैं? आप तो बड़ी भुक्तभोगी हैं। पूरी बात नहीं, ऐसे नहीं, आपने 10 सेकंड में मत रोकिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी और दारा सिंह चौहान जी की तो खबर सारे चैनल दिखा रहे हैं। कांग्रेस पर सवाल आप उठा रहे हैं, ठीक है। गोवा में भी इनके ही कैबिनेट मिनिस्टर माइकल विंसेंट लोबो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ गए। उत्तराखंड में इन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर थे यशपाल आर्य जी, 2-3 विधायक और अपने बेटे को लेकर कांग्रेस पार्टी में आ गए। तो लगातार फजीहत हो रही है। और मान लीजिए सबसे ज्यादा फजीहत हो रही है उन ओपिनियन पोल्स की जो कल तक दिखा रहे थे कि इन
सारे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अरे जहां का कैबिनेट मंत्री पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने से डरकर पलायन कर रहा हो, वहां पर क्या कोई पार्टी जीत सकती है? आज सबसे बड़ा सवाल मेरे लिए तो ये है। नहीं, मेरे लिए सवाल ये है, एक मिनट रागिनी, मेरे लिए सवाल ये है, इस पूरे खेल में वो एक बड़ी फेमस कविता है, द स्पेक्टेटर। एक दर्शक, कांग्रेस दर्शक की भूमिका में आ गई है। अब वो इमरान मसूद थोड़ा बहुत मजबूत थे सहारनपुर वाले इलाके में, वो भी कह रहे हैं मेरे को तो समाजवादी पार्टी मजबूत करनी है। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी से ही जीते थे और कांग्रेस पार्टी में रहते तो जरूर जीतते। समाजवादी पार्टी में क्या होगा ये मैं नहीं बता सकती हूँ, ये समय बताएगा। पर दर्शक, और अब आप देखिए, अगर इफ समबडी इज वॉशिंग हिज और हर लिनन इन पब्लिक, ऐसी फजीयत हो रही है तो हम तमाशा क्यों ना देखें? हम तो तमाशा देखेंगे और ताली भी बजाएंगे, मजाक भी उड़ाएंगे, क्यों ना उड़ाएं हम। पर महत्वपूर्ण बात यह है जो आपने कहा मंडल और कमंडल की बात, कि ये जो नेता जा रहे हैं ये क्या कहकर जा रहे हैं? ये कहकर जा रहे हैं कि लगातार दलितों, पिछड़ों, ओबीसी, सारे जो शोषित वर्ग हैं उनके ऊपर अत्याचार होता रहा, उनकी प्रताड़ना होती रही, उसकी शिकायत शीर्ष नेतृत्व से करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसे प्रदेश में जहां दलितों का उत्पीड़न होता है, पिछड़े वर्ग का उत्पीड़न होता है, महिलाओं की इज्जत तार-तार होती है, जहां नौजवान बेरोजगार है, जहां छोटा व्यापारी का काम धंधा ठप पड़ा है, जहां किसान को गाड़ी के नीचे रौंदा जाता है, वहीं कांग्रेस पार्टी के 18,000 कार्यकर्ता जेल गए हैं। इन सभी कांग्रेस पार्टी में कोई आने को तैयार नहीं, सब अगर छोड़ते हैं तो वो समाजवादी की तरफ जा रहे हैं। बात पूरी सुनिए। अब देखिए चुनाव का नतीजा क्या होगा ये कोई आज नहीं बता सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने धरातल पर खड़े होकर जो संघर्ष किया है वो सर्वविदित है, आपने भी देखा है। प्रियंका गांधी के बारे में बात किए बगैर कोई चर्चा नहीं हो पाती है उत्तर प्रदेश के चुनाव की, और एक अभूतपूर्व परिवर्तन नैरेटिव में लेकर आए। मोदी, योगी एमवाय, मैं लगातार कहती हूँ मुस्लिम यादव एमवाय, महिला यूथ एमवाय, ये कांग्रेस पार्टी का है। और मैं अनिला सिंह जी की एक बात का जवाब देना चाहती हूँ, हिंदू जागृत हो गए, बिल्कुल हिंदू जागृत हो गए, और हिंदू समझ गए हैं कि अपनी विफलताओं की ढाल जो भारतीय जनता पार्टी धर्म को बनाती रही है केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए। और वो जो 100 रुपए पेट्रोल डीजल के दे रहे हैं ना, वो भी हिंदू भी है, उनमें ज्यादातर हिंदू ही है। 200 रुपए का सरसों का तेल भी हिंदू ही खरीद रहे हैं, 1000 रुपए का एलपीजी सिलेंडर भी हिंदू ही खरीद रहे हैं। वो जो 24 घंटे लाशें जली ना शमशान पे, कब्रिस्तान शमशान का खेल खेल रहे थे, वो हिंदुओं की जल रही थी। वो गंगा जी के पाट पे जो लाशें थी ना, रामनामी की चादर जिसकी उघाड़ी आपने, वो भी हिंदू ही थे। तो 80 और 20 होगा, 80% लोग योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे, 20% भी आपके साथ टिक जाए तो आप समझिएगा आपकी उसमें कांग्रेस को कितने वोट करेंगे ये भी देखने वाली बात है। पर ब्रजेश शुक्ला, अब जो ये संकेत मिल रहे हैं, ये छोटी मोटी घटनाएं तो हैं नहीं, और बीजेपी के इतिहास को भी खंगालें, इस तरह का एक्सोडस बीजेपी से पिछले 10-15 सालों में तो होता नहीं दिखा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य हों या दारा सिंह चौहान, अवतार बढ़ाना को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं मिक्स में से, यह संकेत क्या देता है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, आने वाले चुनाव के लिए? आपने म्यूट कर रखा है ब्रजेश, अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आपको आवाज मेरी आ रही है संदीप जी? आ रही है ब्रजेश, बोलिए। संदीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है ब्रजेश, बोलिए। अब सुकेश आप जवाब दीजिए इस बात का। नहीं, आप फिर से सवाल अगर दोहराते। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये संकेत हैं ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? चुनावी जो समीकरण बने हुए थे अभी तक, जो हम चर्चाएं कर रहे थे कि हाँ जी आमने सामने की टक्कर है, स्लाइट एज टू द बीजेपी, पर अब ये जो एक तो एक्सोडस और साथ ही साथ इसमें एक सिमिलर थीम दिख रहा है कि पिछड़े, वंचित, दलित, शोषित, उनकी उपेक्षा की जा रही है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। नहीं, एक्सोडस का पीक तो आना अभी बाकी है, वो जनवरी लास्ट तक आएगा, लेकिन एक ट्रेंड है। और आपने जो कहा उसको थोड़ा और ठीक कर दिया देता हूं। राष्ट्रीय राजनीति में मोदी
के प्रादुर्भाव के बाद जहां जहां चुनाव हुए हैं, आप महाराष्ट्र ले लीजिए, आप उड़ीसा ले लीजिए, आप बंगाल ले लीजिए, आप उत्तराखंड ले लीजिए, इसमें सभी नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। जहां बीजेपी कमजोर थी वहां भी, उड़ीसा तक में बीजेपी को लोगों ने ज्वाइन किया, बंगाल में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया। अगर बीजेपी से कैबिनेट मिनिस्टर छोड़कर जा रहे हैं आज की तारीख में, वो कहा जा सकता है कि वो चुनावी चौसर पे अपनी गोटी कहां रखे, कहां से उनको जीत होगी, कहां से उनके बेटे लड़ पाएंगे, कहां से उनकी बेटी लड़ पाएगी, ये बात दीगर है। लेकिन पॉलिटिक्स चूंकि परसेप्शन का गेम है, इस परसेप्शन के गेम में आज अखिलेश यादव बीजेपी को बीट करते नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि जो एक सोशल इंजीनियरिंग, जो रेनबो कोलिशन, जो भी नाम दीजिए उसको, जो बनाने की कोशिश अखिलेश कर रहे थे, वो उसमें कामयाब होते दिख रहे हैं। आपने कहा ये मंडल कमंडल है क्या? ये 100% मंडल कमंडल है। और ये मंडल कमंडल आज नहीं हुआ, 90 के दशक में पहली बार इसकी झलक देखने को मिली। आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा, जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं कि एक बार जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेकर निकले तो वो हिंदुओं को जोड़ने निकले थे, क्योंकि उनका वोट बैंक वो वोट बैंक नहीं था जो आज बीजेपी का वोट बैंक है। प्राइमरीली वो अपर कास्ट की पार्टी, बनियों की पार्टी मानी जाती थी। और उसी समय साइमल्टेनियसली एक मुहिम चल रही थी कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करना है। वीपी सिंह ने वो सिफारिशें लागू की। उसी समय ये टकराव शुरू हुआ कि पूरे हिंदू को यूनाइट करके हिंदू एज ए होल अपने वोट में जोड़ लिया जाए, जो आरएसएस और बीजेपी की योजना थी। और जो जनता दल, और जिससे टूट कूट कर अलग अलग पार्टियां बनी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन्होंने अपना अपना जो एक पोर्शन था वो अपने पास रख लिया। उस समय से ये मंडल कमंडल होता रहा है। समय समय पे 2015 की बात मैं कल से परसों से कह रहा हूं कि 2015 में जो बिहार में हुआ वही दोहराने की कोशिश अखिलेश कर रहे हैं। नहीं, 2017 की अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, मंडल और कमंडल का घालमेल कर लिया था बीजेपी ने। अब ये बीच में विघटन हो गया है क्या? मैं उसी पे आ रहा था। उसका ट्रांजिशन कैसे हुआ? देखिए, योगी और मोदी दो फेस हैं। योगी जाति से क्षत्रिय हैं, लेकिन वो हिंदू मॉन्क हैं, तो कट्टर हिंदूवादी छवि है उनकी। उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं नरेंद्र मोदी, जो पब्लिकली ये कह चुके हैं कि वो ओबीसी है। दुनिया मान चुकी है कि एक पिछड़े वर्ग से निकला हुआ व्यक्ति जिसने अपना टर्म कंप्लीट किया, इसके पहले एकमात्र ओबीसी प्रधानमंत्री बना वो देवेगौड़ा थे, लेकिन वो कुछ समय के लिए बने थे। तो फुल फ्लेजेड, और जिसको पूरे देश ने सम्मान दिया, जिसको पूरा समर्थन मिला, वो नरेंद्र मोदी हैं। तो नरेंद्र मोदी अपने साथ, अपनी योजनाओं के साथ उन पिछड़े वर्गों को जोड़ते हैं। जब योगी के अयोध्या से लड़ने की बात होती है तो वो हिंदू रिवाइवल जो एक है उसकी भी कोशिश होती है। इसमें एक फर्क है ना सुकेश, 2017 में बंद मुट्ठी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दरअसल चेहरा थे उत्तर प्रदेश में। इस बार जो बदला हुआ परिप्रेक्ष्य है, मैं उसका विश्लेषण चाहूंगा। पिछली बार हिंदुत्व में के सहारे कमंडल और मंडल साथ साथ कदम ताल कर रहे थे। उस कदम ताल में रोड़ा बन गया है क्या आज की तारीख में जो ये भूकंप आ रहे हैं? आप सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि पिछली बार जो पिछड़ों ने वोट किया उसे नहीं मालूम था कि उसको लीड करने वाला एक अगड़ा होगा। जी, आज आप कह रहे हैं कि अगड़े को आगे करके क्या वो पिछड़ा वोट समेटा जा सकता है, या फिर वो खिसककर अखिलेश यादव के पास चला गया है कि ये अगड़े और पिछड़े की लड़ाई है, हम पिछड़ों को एक साथ आना पड़ेगा अगर किसी पिछड़े को हमको मुख्यमंत्री बनाना है। दो दिक्कतें हैं। पहला कि आप सेंटर टेबल किसी को दे दीजिए, लेकिन आपको मालूम है, सबको मालूम है कि अखिलेश यादव जो है वो नायक हैं। क्या वो सारे पिछड़े अखिलेश यादव को नेता मानने को तैयार हैं? क्या वो नरेंद्र मोदी को छोड़ के इन ब्लॉक अखिलेश यादव के साथ चले जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। 58% ओबीसीज ने वोट किया बिल्कुल बीजेपी को, और उस 58% के बदौलत ही वो 300 प्लस सीटों पे थी। बीजेपी को भी हार्ट टू हार्ट ये मालूम है कि हमारी संख्या कम होगी, लेकिन उन्हें लगता है कि योगी और मोदी का जो कॉम्बिनेशन है वो उनके लिए वर्क करेगा, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है ग्राउंड पे वो सीधे सीधे वो 90 वाली बीजेपी नहीं है। ये बीजेपी एक नई बीजेपी है जिसने प्रयोग किया है कि
एलिमेंट के साथ साथ उसमें अपने जो बेनिफिशियरी का वो है वो भी जोड़ दिया है, जिसमें पिछड़ों को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचा है। ठीक है ब्रजेश शुक्ला, मेरा सवाल अभी भी वही है कि जो बीजेपी की रणनीति थी और अनिला सिंह ने भी कहा कि हिंदू हमारे साथ है, उस हिंदू में मंडल और कमंडल दोनों का पुट था 2017 में। आज की तारीख में बीजेपी के खाते में कमंडल और अखिलेश मंडल को ले उड़े हैं क्या? क्या इस तरह की परिस्थिति, इस तरह की एक सूरत हाल बनती दिख रही है आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में? संदीप जी, अनिला सिंह जी ने क्या कहा, ये उनका अलग वो है। जहां तक मैं जमीन में देख रहा हूं, जमीन में स्थिति ये है कि बीजेपी की एक अलग रणनीति है और वो जो है अति पिछड़ों पर पूरी तरह अभी भी लगी हुई है। अब इस समय एक भूचाल आया है। हुआ क्या कि 2014 के पहले यही अति पिछड़ा वोट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच बटा हुआ था। 2014 में एक तूफान आया उत्तर प्रदेश में और वो नरेंद्र मोदी से जुड़ गया जाके। 2019 के लोकसभा चुनाव को आप देखिए, 2019 था वो मंडल का एक विराट स्वरूप था और एक शिखर था वो। कारण है कि वो सारी जातियां एकजुट हुई थी, सारे गठबंधन एकजुट हुए थे, जो पूरी तरह से ऐसा लगता था एक तूफान आया है जो बहा ले जाएगा। लेकिन ये पिछड़ा वोट ही था जिसने बीजेपी को बचा लिया था। हाँ, बुआ बबुआ साथ आए थे, कागज पर लगता था बड़ी टक्कर देंगे, लेकिन पिछड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ बंधा रहा, लगा रहा। आज कुछ बदला है क्या? मैं ये इसी परिप्रेक्ष्य में आपसे ये पूछ रहा हूं। हाँ, अब मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि अब ये जो दो नेता गए, वास्तव में ये अखिलेश यादव को भी एहसास हो गया है, अन्य विपक्षी नेताओं को, कि जब तक इस नरेंद्र मोदी की इस वोट बैंक को नहीं तोड़ेंगी तब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीता जा सकता, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा को। ये जो तूफान आया है ये उसी एक रणनीति का परिणाम है कि किसी तरह पिछड़े वोट बैंक में सेल लगाई जाए। अब वो नेता गए हैं वहां पर, हुआ क्या है, अब इसके परिणाम आगे देखने को मिलेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी का करिश्मा, जो अति पिछड़े वोट है, जो अति पिछड़ा वोट उनको मतदाता उन्हें मानता है अपने घर का, वो क्या उसमें सेंध लगी है? वो या इसमें एक और बात ब्रजेश भाई, कि जो लगातार समाजवादी पार्टी कह रही है और उत्तर प्रदेश में ये चर्चा आम है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ठाकुरवाद बहुत फैल रहा है, तो वो भी एक फैक्टर अकाउंट फॉर किया जाएगा क्या जब हम विश्लेषण करते हैं? संदीप जी, आज मैं कभी घर बैठ के कोई काम नहीं करता। आज सबसे पहले काकोरी के पास एक टिकरिया गांव है, मैंने वहां अंदाज लगाने का प्रयास किया। वहां मौर्य लोग भी हैं और यादव लोग भी हैं पूरा। मुझे लगता है कि अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा कि कोई बहुत बड़ी टूटन होने जा रही है, लेकिन ये चूंकि शुरुआत है इसलिए भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है। मैं गया था, हमें वहां पर कई बीडीसी के सदस्य मिले, कुछ लोग मिले, उनका अपना एक अलग वो था। वो कहते थे साहब हम बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी के कारण कमल को वोट देता हूं, बाकी कमल से मेरा कोई मतलब नहीं। आज ही की बात बता रहा हूं। तो लेकिन ये जो तूफान आया है या जो इतनी जब अदला बदली हुई है, जो ये दल बदल हुआ है, उसका परिणाम आगे क्या होगा, अब इस पर अध्ययन की जरूरत है। उस पर अध्ययन की जरूरत है। ये अभी शुरुआत है अनिला सिंह, चिंता का सबब बढ़ सकता है क्या? ये तो देखिए समय बताएगा, पर अभी ब्रजेश जी ने वही बात कही। मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ, व्यक्तिगत रूप से इतना नहीं जानती, परंतु मुझे मालूम है पत्रकारिता में बहुत गहरी पकड़ रखते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें बहुत बड़ी पकड़ है इनकी। इन्होंने भी वही बात कही जो मैंने शुरुआत में कही संदीप जी, कि वोटर जो है वो कमल को वोट करता है। वोटर जो है उस चीज के लिए वोट करता है, ऐसा राजनीतिक दल जिसके अंदर राष्ट्रवादिता कूट कूट कर भरी है, जो आस्था का सम्मान करता है, सोशल बेनिफिट स्कीम्स जो है हर जो भी डिजर्व करता है उसके घर में पहुंचाता है, बैंक में पैसे पहुंचाता है, खाने के लिए राशन पहुंचाता है। ये और नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य,
एमएसएमई छोटे उद्योगों की बात कर रहे थे, तो एमएसएमई में मेरा प्रदेश जो है अव्वल नंबर पे है। नीति आयोग पर की मेरी रिपोर्ट बात तो- में और सबसे मल्टी बड़ी बात, डायमेंशनल संदीप जी, पॉवर्टी इंडेक्स अरे, में तीसरे भाई नंबर पर चौधरी, है उत्तर प्रदेश। 37.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और उसमें 10 पैमाने हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, माँ का मृत्यु दर, शिशु का मृत्यु दर, तमाम चीजें आप जानती हैं। भाई चौधरी हाथ जोड़ूं, 10 सेकंड दे दे मुझे बोलने। तो आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि उत्तर प्रदेश जो है 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। बहुत हमने ठीक किया है, सड़ी गली हालत में हमें मिला हुआ था मरना सन। तो काम को इनाम ऑक्सीजन से मिलेगा, हटा है। काम को इनाम मिलेगा, तोड़फोड़ से कुछ नहीं होने वाला। घनश्याम तिवारी 30 सेकेंड्स। देखिए, सड़ी गली हालत जो ये कह रही हैं, 1989 से लेकर के आज तक 7 व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो ये सड़ी गली हालत के लिए राजनाथ सिंह जी के ऊपर आरोप लगा रही हैं या कल्याण सिंह जी के ऊपर आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी की भगदड़ का प्रभाव है कि वो अपनी उपलब्धियां भी नहीं रखना चाहते, और अंत में भगदड़ इतनी मची है कि अब कुल मिलाकर उनके पास एक ही कार्ड रह गया है कि आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़े। वो इनके अंडर कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी पताका है। अच्छा, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे? हम लड़ेंगे चुनाव, हम हर जगह से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव लड़ रहे हैं कहा है- विधानसभा का कि नहीं चुनाव? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहा है कि पार्टी जहां से तय करेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। और एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा सुकेश यहां पर। देखिए, एक चीज और समझाने की जरूरत है। जो ये प्रचंड बहुमत पर चली बीजेपी उस पथ पर 2014 से, उससे पहले 2012 में 47 सीटें आई थी बीजेपी की, 2007 में 52 सीटें। एक कमिटेड वोट बैंक वो लगभग 14% का था, जो बढ़कर 40-41 और लोकसभा चुनाव में 49.5% आ गया। तो अब जो ये परिप्रेक्ष्य बदला है, तो वो 40% के आकलन के साथ जो सारी बातें की जाती हैं उनको रिविजिट करना पड़ेगा क्या? शॉर्ट कमेंट। देखिए, ये बदला है 2014 के बाद। ये नरेंद्र मोदी इफेक्ट है। और नरेंद्र मोदी, मैं इसलिए कहता हूं कि योगी को कॉम्प्लीमेंट नरेंद्र मोदी करते हैं। नरेंद्र मोदी का ट्रैक्शन अगर ग्राउंड पे है और उस सोसाइटी को है जो उनकी बेनिफिशियरी है, तो आपको फिर यह मानकर चलना पड़ेगा कि कहीं भी बीजेपी से लड़ाई लड़ने के लिए आपको करीब 35, 36, 37% के आसपास आना पड़ेगा। और इसके लिए ही ये सारी कवायद अखिलेश यादव की है कि वो जो MY नहीं, पर बीजेपी वो 39-40 पर है क्या अब मौजूदा परिस्थिति में? नहीं, मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा स्विंग कर रहे हैं, लेकिन कितना अपना बेस वोट वो बचा पाते हैं अगर हम 40% को उनका बेस वोट मान लेते हैं। जो बेस वोट उनका नहीं था, जो 14%, हाँ, जो 14-15% था, लेकिन वो नरेंद्र मोदी का इफेक्ट था कि वो बढ़कर यहां तक पर ये पहुंचा है। विधानसभा चुनाव है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी का भी इफेक्ट विधानसभा चुनावों में बहुत कम देखा गया है। नहीं, बहुत कम देखा गया ऐसा आप नहीं कह सकते, लेकिन वो मारक क्षमता जो उनको अपने भाई, चुनाव में जीत 2017 दिलाती से है। जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं बीजेपी की, कोई ऐसी अभूतपूर्व जीत तो है नहीं। नहीं, कई राज्यों में जीते, कई राज्यों में हारे। वो महाराष्ट्र में उनकी जीत कही जाएगी, वो बाद में शिवसेना अलग हो गई तो हाँ, अलग बात है। 105 सीटें ना। वो अलग बात है। हाँ। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि जो मारक क्षमता उनकी खुद के लिए होती है वो दूसरे के लिए नहीं होती। ये बात सही। तो यहां पर भूकंप प्रभावित इलाका हो गया है। अभी मालूम नहीं कितने और भूकंप आने हैं, और इसमें लड़ाई भी थोड़ी बदल गई है। अब वो हिंदुत्व का कार्ड नहीं, हिंदू जो कार्ड है वो भी मंडल और कमंडल में अब बंट जाएगा क्या? इसी पर इसीलिए हमने आज चर्चा की है। अभी आने वाले दिन बहुत दिलचस्प होने वाले हैं, चर्चा हम करते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।